मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं इस देश का एक सिपाही था, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कोई इंसान जिंदगी और मौत के बीच कहीं लटका हुआ हो। मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द था, खासकर मेरी टांग में, जो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और पूरी तरह से सुन्न महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डी टूट चुकी हो और हर कोशिश, हर जद्दोजहद के बावजूद मैं 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था। मेरे पास न कोई हथियार बचा था, न खाने पीने का सामान, और न ही कोई ऐसा जरिया जिससे मैं किसी से संपर्क कर सकूं। मेरा सैटेलाइट फोन, जो मेरी आखिरी उम्मीद था, वह भी टूट चुका था और उसके टुकड़े मेरे पास मिट्टी में बिखरे पड़े थे। इस वीरान और सुनसान घाटी में जहां मेरी लैंडिंग हुई थी, वहां चारों ओर बस पहाड़ ही पहाड़ थे, सूखे पेड़ थे और सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। न कोई परिंदा, न कोई जानवर, न कोई इंसान, यहां तक कि हवा की सरसराहट भी जैसे थम सी गई थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शुएब, शायद अब तुम्हारी जिंदगी का अंत यही होना है, क्योंकि कोई भी ऐसा संकेत, कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी जिससे कहा जा सके कि कोई चमत्कार हो सकता है। मैं जमीन पर लेटे लेटे अपना चेहरा आसमान की ओर मोड़कर आंखें बंद कर ली और खामोशी से अल्लाह से दुआ करने लगा। ऐ मेरे अल्लाह, अगर यही मेरी मौत है तो मैं इसे कबूल करता हूं। कम से कम मेरा अंत इस धरती की हिफाजत करते हुए हो रहा है। यह शहादत की मौत है जो मेरे जैसे सिपाही का सपना होता है। लेकिन ऐ भाई अल्लाह, मेरी माँ को सब्र देना, वह बहुत कमजोर है, उसका सहारा मैं ही हूँ। मेरी बहन को हिम्मत देना, वह मेरे बिना बहुत अकेली हो जाएगी। और मेरा छोटा भाई, जो मुझसे पूरे 12 साल छोटा है, उसे तो मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है। उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। जब उसे बुखार होता था तो पूरी रात मैं उसके सिर पर पानी रखता था और खुद जागता रहता था। उसकी आंखों में जब आंसू आते थे तो मेरी रूह कांप जाती थी। आज वो कहाँ होगा? क्या उसे मेरे बारे में कुछ खबर है? क्या वो रो रहा होगा? क्या वो मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा होगा? मेरी आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे और मैंने चेहरा मिट्टी में छुपा लिया। मौत का डर हर किसी को होता है, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरी नब्ज जैसे धीरे धीरे रुकने लगी थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसे देखकर एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ख्वाब में हूं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका रोशन चेहरा और घने बाल जो बादलों की तरह उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे से नूर फूट रहा था। वो दुबली पतली और लंबी कद की लड़की थी जिसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें कुछ रोटियां और शायद पानी था। वो मुझे देखकर चौंकी और नरमी से बोली, आप कौन हैं? मैंने जख्मी लहजे में कहा, मैं एक सिपाही हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां कहां से आई हो? उसने धीरे से कहा, मैं इसी घाटी में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी दादी के साथ रहती हूँ। मैं रोज सुबह टोकरी लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ जाती हूँ ताकि लकड़ियां और खाने पीने की चीजें ला सकूं। आपको देखकर मुझे लगा कि आपको मदद की जरूरत है। क्या मैं किसी को बुलाऊं जो आपको यहां से उठा सके? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकती हो? उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, आप फिक्र न करें, मैं अभी आती हूँ और आपको यहां से उठवाने का बंदोबस्त करती हूँ। उस पल मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। अल्लाह ने किसी को मेरे पास भेजा है जो मेरी जिंदगी बचा सकता है। मैंने अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद अभी मेरी जिंदगी की डोर बाकी है। शायद अब भी मुझे कुछ और इम्तिहान देने हैं। शायद अभी मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा भाई मुझे फिर से देख सकें। मैंने उस लड़की को जाते हुए देखा तो दिल में एक सुकून सा उतरने लगा। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में रोशन हो चुकी थी और मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब कोई यहाँ पहुंचेगा और मुझे इस जमीन से उठाकर वापस जिंदगी की तरफ ले जाएगा। मैंने खुद से वादा किया कि अगर आज मैं बच गया तो जिंदगी भर अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूंगा और अपने घर वालों से और भी ज्यादा मोहब्बत से पेश आऊंगा, क्योंकि आज के बाद मुझे पता चल गया था कि जिंदगी कितनी नाजुक है और मौत कितनी करीब होती है। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। नरम बिस्तर की गर्मी मेरे शरीर में उतर रही थी। मेरे चारों तरफ लकड़ी की दीवारें थीं और छत भी लकड़ी की थी, जैसे किसी झोंपड़ी नुमा कमरे में हूं। सामने एक छोटा सा टेबल था जिस पर कुछ फल और एक लोहे का जग रखा था। जग के अंदर शायद पानी था
और साथ ही एक कप भी रखा हुआ था। थोड़ी देर में समझ में आया कि मैं किसी आम जगह पर नहीं बल्कि किसी सुरक्षित कुटिया में हूं। मेरी टांग पर पट्टी बंधी थी और वह देसी अंदाज में लकड़ियों के साथ कसकर बांधी गई थी ताकि मैं थोड़ा बहुत खड़ा हो सकूं। बाएं या तो ककूंगी और साथ ही एक लकड़ी की बनी स्टिक भी दी गई थी, जैसे लाठी हो, ताकि सहारा लेकर चल सकूं। बाहर से बकरियों की आवाजें आ रही थीं। उन आवाजों में एक अजीब सा सुकून छिपा हुआ था, जैसे कोई बहुत शांतिपूर्ण जीवन यहां मौजूद हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आया जिसकी छांव में कुछ बकरियां आराम कर रही थीं। कुछ झोंपड़ियां भी दिखाई दी, लेकिन दूर दूर और सुनसान सी जगह थी। अचानक दरवाजा खुला और वही लड़की अंदर दाखिल हुई जो मुझे पहली बार दिखाई दी थी। उसने वही सादा सी कमीज पहनी हुई थी, हाथ में ट्रे ली हुई थी जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें थीं। वह खामोशी से मेरे करीब आई और पूछा कि तबीयत कैसी है। मैंने हल्का सा सर हिलाया और कहा कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे यहाँ कौन उठाकर लाया था। कि मेरे बाबा लाए थे। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मुझे सब रोशनी कहते हैं। उसका चेहरा देखकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि वाकई उसका चेहरा तो रोशनी जैसा है, पारदर्शी और उजला, जैसे किसी परी का चेहरा हो। फिर मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हुआ था। वह बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मुझे अच्छे इंसान बहुत पसंद हैं और आप तो वाकई बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। उसकी यह बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि वह खुद भी तो इंसान ही लग रही थी। तो फिर इस बात का मतलब क्या था? लेकिन मैं खामोश रहा। कुछ देर बाद वह बाहर गई और एक हकीम को लेकर आई। वह हकीम 60-65 साल का बूढ़ा था, जिसने मेरे पांव का मुआयना किया और कहा कि हड्डी टूटी नहीं है, सिर्फ 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ है। जिस पर उसने देसी तरीके से कुछ लकड़ियां बांध दी और दवा दी, जिससे मुझे तुरंत आराम आ गया और दर्द काफी कम हो गया। इसके बाद वह हकीम बाहर जाने लगा तो वह रोशनी उसके साथ दरवाजे तक गई। मैं लेटा हुआ था, लेकिन उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। हकीम कह रहा था कि तुझे यह नहीं करना चाहिए, तू जानती है कि वह बिल्कुल ठीक नहीं है और तू अकेली है। यह ठीक नहीं है। मैं यह सब सुनकर चौंक गया कि वह अकेली क्यों है। अभी तो कह रही थी कि उसके बाबा मुझे उठाकर लाए थे, तो फिर वह हकीम क्यों कह रहा है कि वह अकेली है? क्या वह झूठ बोल रही थी या कोई बात छुपा रही थी? फिर रात हो गई। मैं लेटा रहा। थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन एक उलझन सी होने लगी थी। दिल में अजीब तरह के विचार आने लगे थे। मैंने हिम्मत करके रोशनी से पूछा कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि वह तो शहर चले गए हैं, आज ही गए हैं। मुझे यह सुनकर और हैरानी हुई कि एक अजनबी घायल आदमी को घर में छोड़कर कोई बाप अपनी इतनी हसीन बेटी को अकेला कैसे छोड़ सकता है। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। था। लेकिन आजकल के दौर में कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी अजनबी को बेटी के साथ अकेला छोड़ जाए? मैं इस ख्याल में गुम था और उसी उलझन में रात गुजरने लगी। रोशनी मेरा ऐसा ख्याल रख रही थी जैसे मैं उसका कोई करीबी रिश्तेदार हूं या बरसों से बिछड़ा हुआ कोई अजीज। वह न सिर्फ मेरे खाने पीने का ख्याल रख रही थी, बल्कि हर लम्हा मेरे आराम और सुविधा का भी खास ध्यान रखती थी। सुबह सवेरे उठकर मेरे लिए गर्म पानी लाती, फिर कमरे में दाखिल होकर नरमी से आवाज देती और एक खुशबूदार खुश इखलाकी के साथ मेरे करीब बैठकर नाश्ता कराती। वह मुझे ऐसे ऐसे पकवान लाकर देती कि मैं हैरान रह जाता। कभी देसी घी में बना हुआ नरम और मुलायम पराठा, कभी ताजा दूध के साथ मक्के की रोटी, कभी शहद और नारियल से बनी कोई मीठी चीज जो मैंने पहले कभी न चखी थी। उनका जायका इतना शानदार होता कि मुझे यकीन नहीं आता था कि ऐसे पहाड़ी इलाके में, जहां न बिजली है, ना गैस और ना ही कोई खास सुविधा, वहां पर इतने लजीज और विविध प्रकार के खाने कहां से बन रहे हैं। मेरी भूख जैसे बढ़ती जा रही थी और वह खुशी खुशी हर बार मेरे लिए कुछ नया ले आती, जैसे उसे मेरी सेवा में ही खुशी मिलती हो। मैंने मन में सोचा कि शायद बाहर कोई बड़ा किचन होगा जहां वह यह सब तैयार करती होगी। लेकिन जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो किचन के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा था, जिस पर एक पुरानी सी हांडी रखी हुई थी। ना कोई फ्रिज, ना बर्तनों की कतार और ना ही कोई खास इंतजाम। मैं और भी हैरान हो गया कि इतने स्वादिष्ट खाने सिर्फ एक चूल्हे पर कैसे तैयार हो रहे हैं। फिर मेरे मन में आया कि बुजुर्ग कहा करते थे कि पहाड़ी औरतें बहुत हुनरमंद होती हैं, जल्दी जल्दी हर काम निपटा लेती हैं। शायद रोशनी भी उन्हीं में से हो। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। 2 दिनों के अंदर अंदर मेरी टांग, जो 2 जगह से फ्रैक्चर थी, पूरी तरह से ठीक हो गई। ना कोई दर्द,
ना सूजन और ना ही कमजोरी। मैं बिना किसी लाठी के खड़ा हो गया, यहां तक कि हल्की सी दौड़ भी लगा ली। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने हैरानी से रोशनी से पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैंने कहा कि यह संभव ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे पूरी तरह से ठीक होने में। तो उसने मुस्कुराकर कहा कि हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियों में बहुत ताकत है, उनका असर जल्दी होता है, शायद इसीलिए आप जल्दी ठीक हो गए हैं। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी। यह सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। न खाने का स्तर, न मेरी तेज रिकवरी, न उसका हर वक्त मौजूद रहना, और ना ही उसके पिता का लगातार गायब रहना। फिर एक दिन मेरा सैटेलाइट फोन भी अचानक से काम करने लगा, जिसे मैं समझ रहा था कि खराब हो गया है। रोशनी ने कहा कि इसमें शायद पानी चला गया था। मैंने धूप में रखा तो खुद ब खुद ठीक हो गया। मैंने फोन ऑन करके अपने दोस्तों को लोकेशन भेजी और संदेश दिया कि वे मुझे लेने आ जाएं। कुछ ही देर बाद वे लोग जीप लेकर पहुंच गए। जब मैं रवाना होने लगा तो रोशनी कुछ चुप और उदास सी हो गई। मैंने उसका धन्यवाद किया और कहा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरी जिंदगी की मोहसिन हो। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही दोबारा तुमसे मिलने आऊंगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आ जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी। उसके लहजे में एक अजीब सी मिठास और गहरी उदासी छिपी थी। उसने हाथ हिलाकर मुझे रुखसत किया और मैं अपने साथियों के साथ शहर की ओर रवाना हो गया। लेकिन जब से लौटा हूं, मेरी सोचों पर एक ही नाम छाया हुआ है, रोशनी। मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूं, दिन हो या रात। उसकी मासूमियत, उसकी सेवा, उसकी कोमल मुस्कान मेरे जहन से जाती ही नहीं, जैसे वह सिर्फ मेरी जिंदगी में कुछ पल के लिए आई हो, लेकिन दिल में हमेशा के लिए घर कर गई हो। जब मैं शहर वापस आया तो दिन गुजरते गए, मगर मेरा दिल वहीं पहाड़ों में कहीं अटका रहा। रोशनी की मासूम सी मुस्कान, उसकी निस्वार्थ सेवा, उसके हाथ के बने खाने की खुशबू, उसका मेरे लिए वक्त बेवक्त जागना, मुझे ठंड से बचाने के लिए कंबलों का इंतजाम करना, ये सब यादें दिन रात मेरे जहन में घूमती रहीं। यहां तक कि 6 महीने बीत गए और मैं आज भी हर रोज उसकी याद में एक लम्हा जरूर गुजारा करता हूं। एक दिन मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं उस लड़की के लिए कुछ करना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी बचाई। मेरी माँ भी पास बैठी थी। मैंने उनसे भी यही बात की कि वो जो पहाड़ों में रोशनी नाम की लड़की थी, जिसने बिना किसी लालच के मेरी देखभाल की, मैं उसके लिए कुछ तोहफे लेकर जाना चाहता हूं। मेरी माँ ने मुझे गौर से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर पूछा, क्या करना चाहते हो बेटा? मैंने कहा, अम्मी, मैं उसके लिए कुछ अच्छे जोड़े लेना चाहता हूँ, कुछ जेवर या चूड़ियां और एक मोबाइल भी, ताकि अगर कभी बात करना चाहूं तो कर सकूं। मेरी बहन बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर जाइए, के साथ शॉपिंग करने भी चलूंगी। मैंने फौरन ही अपनी पुरानी सी डायरी खोली और उसमें वो कुछ चीजें नोट की जो रोशनी को पसंद आ सकती थी। मेरी बहन ने मुझे कुछ डिजाइनर कपड़ों की दुकानों में ले जाकर बहुत खूबसूरत सूट दिखाए। मैंने 4 सूट खरीदे, जिनमें से 2 पर कढ़ाई का काम था और 2 सादे मगर नफीस थे। साथ ही बाइक सीट ही मैंने उनके साथ मैचिंग चूड़ियां भी खरीदी, एक सेट लाल रंग का और एक फिरोजी। मैंने उनके लिए जूते भी लिए और एक बड़ा सा बॉक्स जिसमें मैं ये सब रख सकूं। मैं चाहता था कि ये सारे तोहफे इस तरह पेश किए जाएं जैसे कोई बड़ी ताजिम हो। मैंने एक अच्छा सा मोबाइल भी खरीदा, क्योंकि मुझे यकीन था कि पहाड़ों में उनके पास शायद इतनी सुविधा न हो कि उनके पास अपना फोन हो। मैंने दिल में सोचा कि कभी कभार बात हो जाया करेगी तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मेरी माँ ने एक बात कही जो मेरे दिल के अंदर तक उतर गई। कहने लगी, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है तो रिश्ता भी साथ ले जाओ। मैं हंस पड़ा, लेकिन सच पूछें तो ये बात मेरे दिल में पहले से ही कहीं गहराई में मौजूद थी, और उस वक्त बस हंसी में टाल दी। मैंने अपने एक पुराने दोस्त से बात की जो एक बड़े अफसर के साथ काम करता था। उसने कहा कि मैं तुम्हें खाली हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां पहुंचा देता हूं, क्योंकि पहाड़ों का सफर निहायत ही लंबा और मुश्किल होता है। मैंने उसकी बात सुनकर फौरन हामी भर ली। मैं चाहता था कि रोशनी तक पहुंचने में कोई देरी न हो। मैंने सारे तोहफे एक खूबसूरत पैकिंग में रखे, कुछ पैसे भी एक लिफाफे में रखे ताकि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो खरीद सकें। मैंने कुछ खाने पीने की चीजें भी लीं, जिनमें सूखे मेवे, शहद और देसी घी शामिल थे। मैं चाहता था कि रोशनी और उसके घर वालों को यह महसूस हो कि मैं उनका एहसान नहीं भूला। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था कि इस बार जब मैं रोशनी के सामने जाऊं तो ऐसे जाऊं कि उसे भी खुशी हो, उसे लगे कि जिस शख्स की उसने मदद की थी वो वाकई काबिल था।
मैं खुश था, सनदा खुश था, संतुष्ट था और दिल ही दिल में बेकरार भी कि उससे 6 महीने बाद मुलाकात कैसी होगी। क्या वो मुझे पहचानेगी? क्या वो मुझे देखकर खुश होगी? और क्या मैं अपनी शुक्रगुजारी का हक अदा कर पाऊंगा? मेरे दिल में एक तूफान था, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। मैं उस पहाड़ी सफर पर एक नई उम्मीद और जज्बे के साथ रवाना हो चुका था। वो लम्हा जो महीनों के इंतजार के बाद आया था, वो लम्हा जब मैं रोशनी से दोबारा मिलने जा रहा था, जिसने पहाड़ों में मेरी मदद की थी, जिसकी सीधी सादी आंखों में खुलूस था, जिसके स्पर्श में सुकून था, जिसकी खामोशी में सुरक्षा थी। मेरे लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक जज्बा थी, वो एक वादा थी कि कोई किसी अजनबी के लिए भी सब कुछ कर सकता है। और मैं 6 महीने की बेचैनी के बाद वो सारे तोहफे लेकर, जिनमें रंग बिरंगी चूड़ियां थीं, कीमती कपड़े थे, एक नया मोबाइल था, कुछ नकद रकम थी और कुछ मिठाइयां भी थीं, सिर्फ इसी मकसद से निकला कि रोशनी को फिर से पा सकूं, उसका शुक्रिया अदा कर सकूं और शायद अगर वो मान गई तो उसका हाथ भी मांग सकूं। लेकिन जब मैं अपने दोस्त के साथ उस जगह पहुंचा जहां रोशनी से पहली बार मुलाकात हुई थी, जहां उसने मुझे अपनी झोंपड़ी में पनाह दी थी, जहां उसने मुझे जिंदगी लौटाई थी, तो वहां कुछ भी नहीं था। वो जगह खाली थी, वीरान थी, सन्नाटा छाया हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि वहां न कोई झोंपड़ी थी, न कोई घर, न कोई निशान, न कोई सबूत जिससे यह साबित हो सके कि यहां कभी कोई इंसान रहा हो। मेरे कदम रुक गए, आंखें फैल गईं, दिल जैसे डूबने लगा। मैं बार बार अपने जहन को झकझोरने लगा कि शायद जगह गलत है, लेकिन पेड़ वही था, हरा भरा और अकेला। मेरे दिल ने कहा, नहीं, यही जगह है। मेरे दोस्त ने घबराकर कहा, शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं। एक जैसी लगती हैं, लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, नहीं, यही जगह है। ये पेड़ मेरी याददाश्त की सबसे पक्की निशानी है। यही वो पेड़ है जिसके नीचे मैं बेहोश पड़ा था। मगर मेरे आसपास कुछ भी नहीं था, न झोंपड़ी, न घर, न वो रोशनी। मैं उस जगह के हर कोने में घूमने लगा, शायद कोई इशारा, कोई निशान, कोई बची हुई चीज मिल जाए, बट कुछ नहीं मिला। अचानक एक स्थानीय व्यक्ति वहां से गुजरा, वह भी बहुत मुश्किल से नजर आया। मैंने उसे आवाज दी, उससे पूछा, यहां कोई लड़की रहती थी, रोशनी नाम की, जिसका छोटा सा घर था? उस आदमी की आंखों में एक डर सा उभरा और उसने कहा, साहब जी, यहां तो कभी कोई घर नहीं था और न ही कोई लड़की। मैंने कहा, 6 महीने पहले तो था ना। उसने सिर नफी में हिलाया और कहा, यहां तो कई सालों से कोई नहीं बसा, क्योंकि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है और कोई भी उस पेड़ के नीचे या उसके करीब घर नहीं बनाता। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? यहां तो रोशनी रहती थी। उस आदमी ने चौंक कर कहा, रोशनी ही तो नाम है उस चुड़ैल का। फिर उसने एक कहानी सुनाई कि बरसों पहले एक औरत थी जो मां बनने वाली थी। लोग उसे बदचलन समझते थे। उन्होंने उसे पत्थरों से मारकर खत्म कर दिया और तब से उसकी आत्मा उसी पेड़ पर बसी हुई है और वो जवान मर्दों को नुकसान देती है। मेरे दोस्त की हालत बदल गई, उसके चेहरे पर डर छा गया, लेकिन मैं लगातार कहता रहा कि यह सब झूठ है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है, उसने मुझे बचाया है। वो इंसान थी, चुड़ैल नहीं। मेरे दोस्त ने कहा, तुम चाहो तो रुको, अब्बा पाई, वापस जा रहा हूं। मैंने जोर दिया कि तुम भी रुको, लेकिन वो नहीं माना और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गया। मैं अकेला रह गया उस पेड़ के नीचे। आंखों में सवाल थे, दिल में बेचैनी। मैं पेड़ को देख रहा था और धीरे से कहा, रोशनी, तुम कहां हो? और तभी अचानक वो पेड़ के पीछे से प्रकट हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी 6 महीने पहले थी। मैं दौड़कर उसके पास, लेकिन वो मुझसे पीछे हटती गई। चेहरे पर दुहक था, शर्मिंदगी थी। मैंने कहा, क्या बात है, कहां गायब थी? उसने नजरें झुकाकर कहा, माफ कर दीजिए, झूठ बोला था मैंने। मैं वो नहीं थी जो आप समझे। न मेरा कोई बाप था, न डॉक्टर था, न मैं इंसान हूं। मैं तिहाई जिनजादी हूं। बस आपकी मदद के लिए आई थी। आपसे मोहब्बत हो गई, इसलिए लड़की का रूप लेकर आपकी सेवा की। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं और होंठ कांपने लगे। मैंने कहा, क्या तुम चुड़ैल हो? उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूं, मैं जिनजादी हूं। मगर मेरी पहचान इस वादी में चुड़ैल के रूप में है, क्योंकि लोगों ने कहानियां बना ली हैं, मेरी मौजूदगी को बदरूह बना दिया है। जबकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। हमें इंसानों को नुकसान पहुंचाने की न इजाजत। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ चलो। उसने नम आंखों से कहा, नहीं जा सकती। मेरी दुनिया के उसूल हैं जिन्हें तोड़ नहीं सकती। हम अलग अलग जहानों के बाशिंदे हैं।
मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसलिए तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और यही मेरा आखिरी पैगाम है। अगर मोहब्बत हुई है तो अगले जहान में मिलेंगे, इस दुनिया में नहीं। मैं तड़प उठा। मैंने कहा, क्या मैं कभी कभार तुमसे मिलने आ सकता हूं? उसने कहा, यह भी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि बार बार जुदाई का दुख तुम्हें तोड़ देगा। मैं सिर झुकाए वहां से लौट आया। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में एक खालीपन था जिसे कोई शब्द भर नहीं सकते थे। मैंने वो सारे तोहफे उसी पेड़ के नीचे रख दिए, जैसे उसे श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैं दोबारा भी उस पेड़ के पास गया, कई बार गया, लेकिन वो कभी नजर नहीं आई। मैं बस नीचे बैठकर अपने दिल की बातें करता और वापस लौट आता। शायद वो कहीं छिपकर सुन रही होती हो, शायद वो अपने जहान से मुझे देखती हो, लेकिन मेरी दुनिया में वो एक याद बन गई। एक ऐसी याद जो दर्द से भरी थी, लेकिन जिसमें मोहब्बत का रंग था।